से लागू होने जा रहे हैं। तो सर, इन कानूनों के बनने के बाद जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके ऊपर कितना असर पड़ेगा, सकारात्मक या नेगेटिव, जैसा कि आप मानते हैं, कैसा असर इसके ऊपर होने वाला है? देखिए, मैं समझता हूं कि असर तो बहुत ज्यादा पड़ेगा। पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है, बहुत कुछ पॉजिटिव है। मैं अगर कहूं आपको तो पहले ये कि जो ट्रायल का प्रोसीजर है वो थोड़ा एक्सपेडाइट करने की कोशिश करी है सरकार ने, कि ट्रायल जो है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो। हर चीज की टाइमलाइन एक उन्होंने फिक्स करी है प्रोसीजर में। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑडियो वीडियो का जो इंक्लूजन है, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो प्रोसीजर है उसमें बीएनएसएस में, वो बहुत हेल्प करेगा ट्रायल्स में। तो टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन और टाइम फ्रेम हर चीज का, यानी कि कमिटल का टाइम फ्रेम कर दिया 90 डेज, चार्जेस का टाइम फ्रेम कर दिया है, चार्जेस के बाद ट्रायल कब शुरू होगा उसका टाइम फ्रेम कर दिया है, और जो बीच में एविडेंस रिकॉर्ड होगी वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रिकॉर्ड होगी, वो ऑटोमेटिकली बहुत एक्सपेडाइट हो गया है। उसके बाद जब जजमेंट होगा उसका टाइम फ्रेम कर दिया। अगर आप देखिए तो हमारे यहाँ ऐसे ट्रायल्स हैं जो कभी शुरू ही नहीं हुए, जैसे ऑगस्टा वेस्टलैंड का ट्रायल है 2014 की ECIR, वी आर इन 2024, आज तक चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं। ऐसे केसेस जहां पे इन्वेस्टिगेशंस ही जा रही हैं, चले जा रही हैं सालों साल, या ट्रायल हैं जो 20-20 साल 25-25 साल पेंडिंग है। मैं समझता हूं सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो ट्रायल्स के ऊपर पड़ेगा। अगर आप ट्रायल जल्दी करेंगे, लोगों का एक्विटल कन्विक्शन जल्दी होगा, तो फिर जस्टिस भी मिलेगा लोगों को। सो मैं समझता हूं अगर मैं पूरा प्रोसीजर देखूं बीएनएसएस का, तो वो कहीं ना कहीं ट्रायल को बहुत ज्यादा एक्सपेडाइट कर रहा है और टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। आपकी जो सर्विस ऑफ समन है वो अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगी। आप देखिए कितने केसेस हैं जहां पे एक्यूज्ड को समन हुआ है लेकिन वो कभी अपेयर ही नहीं हो रहा, सालों साल गुजर जाते हैं। आज हम उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सर्व कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं और फोन पे कर सकते हैं, ईमेल पे कर सकते हैं। ये सारा इंट्रोडक्शन हुआ है अभी बीएनएसएस में। जो आपका एविडेंस है, जो सीन ऑफ क्राइम है, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड हो रहा है इसमें, और जो स्टेटमेंट्स हैं विटनेसेस के वो भी इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इट विल बी अ वेलकम चेंज। दिस इज द न्यू वर्ल्ड। तो अब न्यू वर्ल्ड में जब कोई नई चीज इंट्रोडक्शन होता है किसी का, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस तो होता ही है। हम लोग चेंज को बहुत जल्दी अडेप्ट नहीं करते। बट मैं समझता हूं ओवरऑल जो प्रोसीजरल लॉ है वो, उसमें मैसिव चेंजेस हैं और वो हमारे सिस्टम को जरूर इंप्रूव करेंगे। सर, इस जो कानून आ रहे हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या नई चीजें उसमें ऐड की गई है जिससे आप बता रहे हैं कि भाई ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो इफेक्टेड होगी उससे? जी जी जी, मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक करके एक डेफिनेशन इन्होंने ऐड करी है। तो ऑडियो वीडियो को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ऑडियो वीडियो आप देखिए कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। सर्विस ऑफ समवन में यूज हो सकता है, या सर्च एंड सीजर में यूज हो सकता है, या आपके रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में यूज हो सकता है। तो ये वर्ड ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, ये पूरे प्रोसीजर में हर जगह यूज हुआ है। जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यूज हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मोड यूज हो रहा है, वहां पे प्रोसेस एक्सपेडाइट हो रहा है। सो इस डेफिनेशन का इंट्रोडक्शन, और ये कहां कहां चेंज हो रहा है, कम से कम 20 या 25 ऐसे प्रोविजन है जहां पे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड यूज हुआ है। तो मैं समझता हूं इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है या इलेक्ट्रॉनिक मोड को इंक्लूड करके मैसिव चेंज हमारे प्रोसीजर्स में आने वाले हैं। सर, ये जो कानून है वो सरकार की तरफ या पुलिस की तरफ ज्यादा के पक्ष में है। इससे जो राज्य है या स्टेट है वो पुलिस स्टेट के तौर पे काम करने लगी है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, 2-4 पावर्स ऐसी हैं जो मैं समझता हूं कि थोड़ी सी पुलिस को पावर ज्यादा दी है इन्होंने। जैसे कि हमारे यहाँ कन्वेंशनली अगर कोई एक्यूज अरेस्ट होके आता है तो वो फर्स्ट 15 डेज में, पहले 15 दिन के अंदर उसकी कस्टडी पुलिस को दी जा सकती है। 15 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप उसकी कस्टडी नहीं दे सकते। बट बीएनएसएस में ये कस्टडी का पीरियड डिपेंडिंग ऑन ऑफेंस 60 या 90 दिन दे दिया। यानी कि अगर एक्यूज कोई अरेस्ट होता है हीनियस ऑफेंस में और पुलिस उसकी कस्टडी चाहती है, ये जो कस्टडी है पुलिस की क्यों इतनी महत्वपूर्ण है मैं आपको उसका बताता हूं। एक्यूज जब पुलिस की कस्टडी में होता है तो वो थाने में होता है और पुलिस के कंट्रोल में होता है। तो पुलिस चाहे तो कोई भी एविडेंस मैन्युफैक्चर कर सकती है या उसको मिसयूज कर सकती है या उसको डरा के धमका के उससे कन्फेशन ले सकती है। इसीलिए हमारे लॉ में
आर्टिकल 21 में ये प्रोटेक्शन है कि कम से कम पुलिस कस्टडी होनी चाहिए। इस प्रोसीजर में ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी दी गई है, यानी कि ये जो प्रोविजन है 187 ऑफ बीएनएसएस, इसमें जो पावर दे दी है 60 और 90 डेज की, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट है, जो ये कहती है कि मिनिमम कस्टडी दीजिए, जिससे कि जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करना चाहे वो अपने हिसाब से करे, बट उसको कंट्रोल में करके ना करे या उसको अपनी कस्टडी में करके ना करे, क्योंकि कस्टडी में आप रिकवरी दिखा सकते हैं, कन्फेशन दिखा सकते हैं, कॉन्फ्रंटेशन दिखा सकते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिनिमम रखिए। तो मैं समझता हूं ये जो पावर है ये थोड़ी सी एक्सेसिव पावर है और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज होगी जरूर सुप्रीम कोर्ट में। तो जब चैलेंज होगी तो उसमें बहस होगी। क्या आपको लगता है कि ये दो पॉइंट्स जो हैं, एक तो मिनिमम कस्टडी और मैक्सिमम कस्टडी वाला आपस में क्लैश करेंगे? जी 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 जरूर करेंगे हाँ हाँ। ओके, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट था कि पुलिस कस्टडी शुड बी मिनिमम, और ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं, ये बहुत सारे हाई कोर्ट के रूल्स का भी मैंडेट है। हमारे यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं उसमें पुलिस कस्टडी को भी डील किया गया है। उसमें भी उन्होंने बोला है पुलिस कस्टडी तब होनी चाहिए जब सबसे ज्यादा नेसेसिटी हो, जरूरी हो, और बहुत मिनिमम होनी चाहिए। तो रूल्स के भी खिलाफ हो गए हैं प्रोविजन। तो ये एक थोड़ी पावर ऐसी है जो पुलिस को मैं समझता हूं कि ज्यादा है, जिसका मिसयूज भी हो सकता है आगे फ्यूचर में। सर, ये पावर है, मिसयूज हो सकता है, लेकिन इन कानूनों को बनाने के लिए बहुत समय से विचार चल रहा था, कंसल्टेशन चल रहा था, और जितने एक्सपर्ट हैं सरकार के पास जो लीगल फील्ड से हैं, उन सबसे मशवरा करने के बाद बनाएंगे। तो इस तरह की जो मैं कहूँ कि खामी जो आई है, जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों और हाई कोर्ट के रूल के अगेंस्ट में जा रही है, वो कैसे हो पाया होगा? देखिए, कंसल्टेशन तो अब ये डिपेंड करता है कंसल्टेशन प्रोसेस में कौन कौन इंक्लूड होता है। कंसल्टेशन प्रोसेस में डिफेंस काउंसिल्स भी होने चाहिए, कंसल्टेशन प्रोसेस में प्रोसिक्यूटर्स भी होने चाहिए, कुछ टीचर्स होने चाहिए, प्रोफेसर्स होने चाहिए, सोसाइटी के लोग होने चाहिए। तो मैंने इतनी इन डेप्थ स्टडी नहीं करी कि इसमें किस किस ने अपनी सलाह मशवरा करी, किस किस का व्यू पॉइंट लिया गया, बट मैं समझता हूं कि डिफेंस के लिए, अगर डिफेंस को आप लेके चलें, जो एक्यूज्ड की जो प्रोटेक्शन थी, उसके इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो सर, जो रिफॉर्मेटिव स्टेट की एक इमेज है या कानून जो कहा जाता है हमारे यहाँ रिफॉर्मेटिव है, तो उसे कितना बड़ा इससे धक्का या ठेस लगने वाली है? देखिए, क्या है कि जब हम कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं सोसाइटी में, तो उसका रेजिस्टेंस होता है, उस पर डिस्कशन होता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज होती है, सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना डिस्कशन करता है, फिर जजमेंट देता है। ये प्रोसेस है। तो मैं समझता हूं जैसे ही ये तीनों लॉज इंट्रोड्यूस होंगे 1 तारीख से, प्रोसेस शुरू होगा, इवॉल्व होगा, उस पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है। 1973 में भी तो सीआरपीसी चेंज हुई थी, तब भी ये रेजिस्टेंस थी, लेकिन वो ग्रेजुअली स्ट्रीमलाइन हुआ। तो मैं समझता हूँ ये भी जरूर स्ट्रीमलाइन होगा। तो सर, एक पॉइंट आप बता रहे थे, जो ट्रायल इन एब्सेंसिया जो है, जी जी जो जी पहले नहीं मुकदमे चलते थे गैर हाजिर होने पर जी, जी। मुलजिमों के, तो वो अब इसमें प्रावधान कर दिया गया है कि अगर वो कोई मुलजिम है या पीओ है, वो हो रहा है, तो उसके ऊपर मुकदमा चल सकता है। जी जी जी। तो ये किस के तहत ये प्रोविजन किया गया है? हाँ, ये भी इन्होंने बीएनएसएस में ही इंट्रोड्यूस किया है, ट्रायल इन एब्सेंशिया, कि जो एब्सकॉन्डर्स हैं, उन एब्सकॉन्डर्स का अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो जाए, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने का भी एक प्रोसेस होता है, तो अगर वो प्रोसेस फॉलो करके कोर्ट उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देती है, तो उसका ट्रायल चल सकता है उनकी एब्सेंस में। तो अगर वो अगर सपोज फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिकली ज्वाइन करें। अगर इलेक्ट्रॉनिकली भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो एक प्रोविजन है कि कोर्ट एक डिफेंस काउंसिल भी अपॉइंट कर सकती है उनके एब्सेंस में। सो एक ऐसा प्रोविजन है विच इज नॉट एलियन टू द सिविल सोसाइटी और टू द जस्टिस सिस्टम। मुझे याद है कि मैंने ग्रीस में ऐसा एक ट्रायल किया था करीब 15 साल पहले या 13-14 साल पहले, जिसमें जो एक्यूज था वो इंडिया में था और उसका ट्रायल ग्रीस में हुआ। हम यहाँ से जाते थे, एथेंस जाते थे, वहां पर ट्रायल लड़ते थे और ट्रायल का प्रोसेस प्रॉपर जैसे होता है ट्रायल हुआ और द एक्यूज वॉज रिप्रेजेंटेड बाय काउंसिल। तो हम थे और हमारे लोकल लॉयर थे, ट्रायल हुआ, हम ट्रायल में जीते, उनका एक्विटल हो गया। उनकी अपील फाइल हुई, अपील भी इन एब्सेंशिया डिसाइड हुई, वो भी हमारे फेवर में हुई। सुप्रीम कोर्ट गए, वो भी हमारे फेवर में हुआ। और अगर यही ट्रायल बाय एब्सेंशिया का प्रोविजन ग्रीस में नहीं होता तो शायद वो ट्रायल कभी कंक्लूड ही नहीं होता। एक्यूज भागा हुआ होता, उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देते, उसकी लाइफ खराब हो जाती, उसके पास कोई प्रोविजन नहीं था कोर्ट में लड़ने का। और जैसे आज की डेट में हमारे कितने ऐसे एक्यूज्ड हैं, दे ऑल आर एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस,
हो सकता है कल एक्विटल हो उनका, हो सकता है उनके खिलाफ एविडेंस ना हो, ये तो चार्ज है उनके ऊपर। तो ट्रायल इन एब्सेंशिया जो है वो ये फैसिलिटेट करेगा कि जो हमारे ट्रायल कभी शुरू ही नहीं हुए एक्यूज की एब्सेंस को लेके, कम से कम वो उसमें शुरुआत होगी और हो सकता है उनको जस्टिस मिले। अगर उन्होंने क्राइम किया है तो कन्विक्शन होगा, नहीं तो एक्विटल हो जाएगा उनका। बहुत अच्छा, बड़ा बेनिफिशियल प्रोविजन है, मैं समझता हूँ ये। सर जैसे कि अभी कुछ ऐसे हमारे देश में अपराधी हैं जो भाग गए हैं, जिन्हें सरकार कहती है बैंकों का पैसा लेकर भाग गए हैं, नहीं आ रहे हैं, पीओ भी डिक्लेयर हो गए हैं, भगोड़े भी हैं, जो बड़े हैं बैंक घोटालों से संबंधित जिन लोगों के मैं बारे में कहना चाह रहा हूँ, क्या उन लोगों पर भी मुकदमा चलना संभव हो पाएगा? 100%, उन्हीं के लिए प्रोविजन बनाया गया है। जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, देखिए उनकी दो बातें हैं। एक तो वो जो आदमी इंडिया आने से घबरा रहा है, उसे समझते, वो उसको लगता है मेरे को जस्टिस नहीं मिलेगा, तो वो फिजिकली आना नहीं चाहता, तो वो आज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड अपना ट्रायल लड़ सकता है कि मैं यूके में हूं, मैं लंदन में हूं, बट मैं आपके ट्रायल में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। आगे आपका प्रोविजन आप करिए, आपकी बेल भी उस पर होगी और आपकी एविडेंस भी उस पर होगी, तो फिजिकली आप बाहर हैं। दूसरा ये है कि मैं ट्रायल लड़ना ही नहीं चाहता, तो इंडियन कोर्ट्स कहेंगे, इंडियन अथॉरिटीज कहेंगे हम कब तक वेट करेंगे, हमें तो अपना प्रोसेस शुरू करना है। तो ट्रायल इन एब्सेंशिया उस एस्पेक्ट को भी केटर कर रहा है। सो एक तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से ट्रायल करेंगे, ये भी प्रोविजन है कि पूरा ट्रायल इलेक्ट्रॉनिक मोड से होगा, दे हैव इंट्रोड्यूस इट। सेकेंड, ट्रायल इन एब्सेंशिया, तो सारे जितने भी जिन लोगों का आप रेफरेंस दे रहे हैं उन सबका ट्रायल आज की डेट में मुमकिन है। सर अगर ऐसे लोगों जिनका ट्रायल इन एब्सेंशिया चलेगा, अगर वो मान लीजिए कन्विक्टेड होते हैं, क्योंकि वो तो देश से पहले ही भागे हुए हैं, ऐसे लोगों को सजा देना कितना संभव हो पाएगा? देखिए सजा तो इंडियन कोर्ट ही करेगी। कैसे? नहीं, सजा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उनको बाहर से लाने में प्रॉब्लम है। हाँ। सो आज की डेट में जो एक्सट्रेडिशन प्रोसेस है वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे है। कल जब ट्रायल हो जाएगा और कन्विक्शन हो जाएगी तो उसका एक्सट्रेडिशन आफ्टर ट्रायल होगा, विच विल बी इजियर। मेरे हिसाब से वो इजियर होगा क्योंकि आपके पास एक जजमेंट होगा। आज की डेट में जो एक्सट्रेडिशन के केसेस लड़ रहे हैं यूके में या और कंट्रीज में, वो तो ये कहते हैं जी एविडेंस ही नहीं है, मेरे खिलाफ केस नहीं है, ये पॉलिटिकल ऑफेंस है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और मैं इनोसेंट हूं। वो सारे जो उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं एक्सट्रेडिशन प्रोसेस में वो खत्म हो जाएंगे। अब वो तो एक जजमेंट होगा और जजमेंट के बेस पे जो है बेसिस पे एक्सट्रेडिशन वुड बी इजियर। ओके सर, एक जो एक ट्रायल जो है बहुत धीमे चलते हैं और पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, करोड़ों केसेस पेंडिंग है, क्या उसमें भी आने वाले समय में हेल्प मिलेगी? मेरे को तो लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो आईटी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो मोड जो है ना, वो ही गेम चेंजर है मेरे हिसाब से। बट जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी सरकार के पास आएगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर की आएगी। अब आप जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। दिल्ली में मैं समझता हूं वर्ल्ड की बेस्ट कोर्ट्स हैं। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वर्ल्ड से देखिए और हायर कोर्ट से उससे भी बहुत बेहतर हैं। सो दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर, मद्रास, यहां तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। बट हमारा जो मेन केसेस हैं वो तो रूरल एरियाज में है। क्या वहां हमारी फैसिलिटी है? क्या वहां इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास स्मार्टफोन है कि वो स्मार्टफोन जो है वो लेके आपकी एविडेंस की रिकॉर्डिंग कर रहा है? क्या उसके पास वो फैसिलिटी है? क्या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स विलेज में रिकॉर्ड करने के बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर पा रहा है? क्या वो टेक्नोलॉजी वहां अवेलेबल है? क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास कंप्यूटर है कि वो उसको सेव करे? या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कि वो जितनी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आ रही है उसको एक पर्टिकुलर फोल्डर में सेव करे और फोल्डर में लिखे एफआईआर नंबर सो एंड सो? क्या वो टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सो प्रोसीजर बहुत अच्छा है, उसको एक्सिक्यूट करने में टाइम लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में टाइम लगेगा। क्या लगता है कि कितने समय तक, जब भारत में देखा जाए देश में जो दूर के जिले हैं वहां पर फैसिलिटीज नहीं है अभी भी, तो कितना समय इस कानून को पूरी देखिए एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में टाइम लगेगा, दूसरा माइंडसेट में भी टाइम लगेगा कि क्या हमारे जजेस या हमारी पुलिस एजेंसीज जो रूरल एरियाज में हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, क्या उनका माइंडसेट है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए? वहां मुझे लगता है थोड़ा ट्रेनिंग लगेगी उनको, क्योंकि आज भी अगर हम जाते हैं दिल्ली के बाहर जाते हैं तो बहुत सारी कोर्ट्स जो हैं हमारी वीसी हियरिंग को रेजिस्ट करती हैं। हम कहते हैं जी हम दिल्ली में बैठ के बहस करना चाहते हैं, क्या आप हमें अलाउ करेंगे? तो कोर्ट थोड़ा सा रेजिस्ट होता है, कभी कभी उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती
ठीक है, कभी होती है, हाई कोर्ट्स में शायद हो, लोअर कोर्ट्स में तो बिल्कुल ही नहीं होती है। सो अगर वो रेजिस्टेंस आज है तो इसका भी थोड़ा रेजिस्टेंस होगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को, एक तो सरकार अगर बहुत कीन है, जैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी ना, तो उनको बजट इंक्रीज करना पड़ेगा जुडिशियल फोरम के लिए, कोर्ट्स के लिए, लॉयर्स के लिए फंड एक्स्ट्रा क्रिएट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के लिए। आप देखिए ना कितनी कोर्ट्स हैं पूरे कंट्री में, कितने जुडिशियल ऑफिसर्स हैं। सो इस सबका ऑब्जेक्टिव क्या है? गिविंग जस्टिस टू द विक्टिम एंड ऑल्सो टू द एक्यूज्ड। ऑब्जेक्टिव तो वही है, बट उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, उसके लिए ये सारे प्रोसेसेस अब स्टार्ट होंगे। विक्टिम के लिए भी बहुत अच्छे प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुए हैं। जैसे कि पहले अगर कोई क्राइम होता था और विक्टिम या इन्फॉर्मेंट पुलिस स्टेशन में जाता था एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, तो एफआईआर कई बार नहीं होती थी ऑन द ग्राउंड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। एक्स पुलिस स्टेशन कहता है जी मेरा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, वाई कहता है जी आप वहां जाइए, वाई कहता है जेड के पास चले जाइए, तो हम भागते रहते थे। अब वो जीरो एफआईआर का प्रोविजन आ गया है। कोई भी कहीं से कहीं भी जो भी आदमी कहीं रिपोर्ट करेगा वो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा पुलिस स्टेशन को, और उसके बाद उस पुलिस स्टेशन को जहां पे ज्यूरिसडिक्शन है वहां ट्रांसफर करना पड़ेगा। सर जैसे कि सीआरपीसी में जो एविडेंस रिकॉर्ड होते थे, एविडेंस एक्ट वाले 161 के जैसे बयान है, उसकी एडमिसिबिलिटी डाउटफुल रहती थी, कोर्ट नहीं एक्सेप्ट करती थी, क्या उसमें भी कोई चेंज आया है? नहीं, उसमें खास कोई चेंज नहीं आया। जैसे सेक्शन 50 का पीएमएलए का है वो एडमिसिबल है, मकोका में सेक्शन 18 है वो एडमिसिबल है, तो सीआरपीसी क्या पुलिस की वो जो वर्किंग है उसमें उनका जो बयान है क्या वो एडमिसिबल? नहीं, वो नहीं, वो तो स्पेशल स्टैट्यूट्स में है, सेक्शन 50 का अगर आप करें। और बीएनएसएस में ये क्लियर कर दिया है कि बीएनएसएस वहीं एप्लीकेबल होगा जहां कंसिस्टेंट है स्पेशल एक्ट के साथ। अगर पीएमएलए में सेक्शन 50 का बयान जो है वो एडमिसिबल है तो फिर पीएमएलए प्रिवेल करेगा। ये उन्होंने क्लेरिफाई किया है, बीएनएसएस में क्लेरिफाई कर दिया कि स्पेशल स्टैट्यूट का स्पेशल प्रोसीजर जो है वो प्रिवेल करेगा। तो जो पुलिस की वर्किंग है 161 वगैरह वो नॉर्मल वही रहेगी जैसे, हाँ वो वैसी चलेगी। हाँ, बट वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में करा, ये चेंज आया है इलेक्ट्रॉनिक मोड। जी जी जी, हाँ हाँ। सर इसके अलावा आप कुछ और ऐड इसमें करना चाहें? जैसे वकीलों की जैसे आपने बात की, बहुत सारे वकीलों को भी अभी जानकारी नहीं है, पुलिस को जानकारी नहीं है, तो इन सबको सेंसिटाइज करने में, अवेयर करने में सर कितना टाइम लगेगा और क्या जरूरत उसकी होगी? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि वकील कितना रिसेप्टिव है, कितना सीखना चाहता है। जी। मैं तो ये समझता हूँ कि जो अच्छे वकील हैं, जो नॉलेजेबल वकील हैं, जो मेहनती वकील हैं, उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। वो बिजी रहेंगे कि वो पहले पुलिस वालों को भी पढ़ाएंगे, फिर कोर्ट्स के साथ भी उनकी जिरह होगी और बहस होगी, कोर्ट में भी डिस्कशंस होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो अगले 5-7 साल हैं वो क्रिमिनल लॉयर के लिए काफी महत्वपूर्ण है।